हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज लेक्चर नंबर 2। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर नंबर 1 की वीडियो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। और आज मैं आपके लिए बोर्ड पर लेकर आया हूँ, ठीक है। पहले माइक की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम बोर्ड पर नहीं बना सके थे वीडियो, लेकिन अब माइक की प्रॉब्लम खत्म हो गई है और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बोर्ड पर पहली क्लास। इट मीन्स लेक्चर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, ठीक है, और लेक्चर नंबर 2। अब देखिए, मैंने आपको जो पिछले चैप्टर में जो पिछली वीडियो में जो कराया था वो कराया था कि आवेश क्या है, ठीक है। आवेश के कुछ मैंने गुण कराए थे, जिसमें कि मैंने बताया था कि दो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और आज हम उसके बाद का पढ़ाने वाले हैं। देखिए उसमें क्या है, इससे आगे का टॉपिक है आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों के मूलभूत गुण का मतलब है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की बेसिक प्रॉपर्टी के हम बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए आवेशों के मूलभूत गुणों में क्या आएगा, एक तो होता है कि आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी दो आवेश हैं, उनका आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आवेशों के मूलभूत गुण में पहला गुण वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था कि दो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। एक तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ये हो जाती है जो कि आपने लिख रखी है, उसी को आप, ठीक है, गुण नंबर 1 में लिख देंगे, ठीक है। दूसरा होता है आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो मैं लिखे दे रहा हूं इसमें नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, पहला था हमारा आकर्षण या अथवा प्रतिकर्षण, ये हमारा पहला, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण है हमारा आवेशों का संरक्षण। क्या है? आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, ठीक है। देखिए संरक्षण का मतलब है कोई चीज ना तो पैदा हो और ना उसको हम नष्ट कर सकें, ठीक है। रूप बदल जाए, जैसे कि हम कहते हैं ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, एक शरीर त्यागती है दूसरे शरीर में आ जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डरना नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जिस तरीके से आत्मा के बारे में कहा गया गीता में, ऐसे ही हमारे यहाँ पर आवेश के बारे में कुछ कहा गया। तो आवेश के बारे में क्या है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, अर्थात इसे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, बस, ठीक है। बस यही है इसमें कि ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही ये नष्ट हो रहा है, बस इसको क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आवेशों का संरक्षण। आप चाहे तो लिख लीजिए, इसको लिख लें आप इस चीज को, आवेश न तो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आवेश ना तो, ठीक है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और नहीं नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इससे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू होगा, राइटिंग हो सकता है ज़्यादा ठीक ना हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं राइटिंग को भी सुधार लूँगा। यहाँ पर बहुत अच्छी राइटिंग आने लगेगी, टेंशन ना लें, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन ना लें। तो आवेशों का संरक्षण आपको समझ में आया कि भाई ना तो इसको हम पैदा कर सकते हैं, ना इसको नष्ट कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने कंघे को सूखे बालों में रगड़ लिया, ठीक है। तो रगड़ने से क्या हुआ,
या तो कंघे से इलेक्ट्रॉन निकल करके बालों में गए होंगे या बालों से निकल के कंघे में आए होंगे। तो यहाँ पर जो आवेश आया, सपोज कीजिए कंघे से इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में गए, तो कंघे पर धनावेश आया और बालों पर ऋणावेश आया होगा। ठीक है, तो आवेश ये कहीं उत्पन्न थोड़ी ना हुआ है आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ही तो निकले, कंघे से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों पर चले गए। ठीक है, तो कंघे पर धनावेश और कंघे पर धनावेश और बालों पर ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से ही तो हुआ ये। ठीक है, तो अब ये आवेश जो धनावेश और ऋणावेश जो उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, उत्पन्न नहीं हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए ना, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर धनावेश आ गया, यहाँ पर ऋणावेश आ गया। उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो ऑलरेडी वस्तु के अंदर था, लेकिन न्यूट्रल अवस्था में था, उदासीन अवस्था में था, कि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो कुल आवेश मिलकर के क्या हो गया, शून्य हो गया। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉनों पर धनावेश होता है। तो इसका मतलब ये था कि रगड़ने से पहले जो कंघा था उस और बाल थे, उन पर बराबर मात्रा में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, जिस वजह से धनावेश ऋणावेश मिलकर के न्यूट्रल हो गया था, उदासीन था। और अब इलेक्ट्रॉन निकल के कंघे से निकल के बालों में चले गए, अर्थात आवेश इस पर क्या हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब अपने साथ ऋणावेश लेकर गए होंगे। तो इसका मतलब कंघे पर धनावेश आ गया, क्योंकि ऋणावेश की कमी आ गई, अर्थात धनावेश आ गया। और बालों पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, मतलब ऋण आवेश की वृद्धि हुई है बालों पर। ठीक है, तो बालों पर ऋण आवेश आ गया। ठीक है, तो ये कहीं से उत्पन्न थोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही तो ये आपको शो हो रहा है कि हमें धनावेश आ गया, ऋणावेश आ गया। तो ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी वस्तु में था, लेकिन बराबर मात्रा में होने की वजह से न्यूट्रल था बस। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हम कर सकते हैं। तो यही है आपका आवेशों का संरक्षण। ठीक है, तो पहला हो गया आवेश का प्रतिकर्षण, जो कि मैंने कल लिखवा दिया था, आवेशों का संरक्षण दूसरा गुण हो गया। अब तीसरा देखिए, अब इसमें गुण तो इसके कई सारे गुण हैं, इसके वैसे तो इसके कई सारे गुण हैं, लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे, मेन जो गुण है इसके, उन्हीं के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो मेन जो गुण आता है, इसका मेन प्रॉपर्टी जो आती है, ठीक है, वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये है इसका मेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गुण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे पहले, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझेंगे। देखिए क्या होता है कि एक वस्तु है और सपोज कीजिए वस्तु पर धनावेश है या सपोज कीजिए ऋणावेश है, कोई सा भी आवेश हो, धनावेश हो या ऋणावेश हो, ठीक है, कोई सा भी आवेश हो। तो अगर किसी वस्तु पर हम कम से कम आवेश की गणना करना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश पाया जा सकता है, तो वो एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, किसी वस्तु पर कम से कम मात्रा में पाए जाने वाले आवेश का मान जो होता है E, इससे प्रदर्शित करते हैं उसको E, और कितना होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये कूलाम क्या चीज़ है, कूलाम क्या है, ये कूलाम। तो जो मैंने आपको बताया था ना, आवेश का मात्रक है ये, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो कभी भी आवेश का मात्रक अगर कोई हमसे पूछेगा तो वहाँ क्या लेंगे, हम कूलाम लेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु पर जो कम से कम मात्रा में जो आवेश पाया जा सकता है वो कितना होता है, फिक्स होता है, इतना हो सकता है, कम से कम इतना हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो सदैव उस पर जो आवेश की मात्रा होगी, आवेश को मैं Q से प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो आवेश की मात्रा जो होगी क्या होगी, इस फिक्स वैल्यू E का पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी या तो इसका इस वैल्यू का क्या होगा, दुगुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना या 10 गुना, इस तरीके से होगा। और धनावेश ऋणावेश दो प्रकार का होता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस ले लिया है। ठीक है, धनावेशित हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है, अर्थात धनावेश ऋणावेश दोनों प्रकार का आवेश होता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया है। तो Q बराबर NE, जहाँ पर N क्या है, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 ... N सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं N का मान क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, E, मतलब E का मतलब इतना, जहाँ भी E लिखा हुआ है E का मतलब है इतना। ठीक है, या तो आवेश कितना होगा,
1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होगा। या अगर किसी वस्तु पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज है तो कितना हो सकता है, 2e हो सकता है। n का मान क्या लगाते हैं यहाँ पर, 2 लगाते हैं, 2e। तो क्या हो गया, ये फिक्स मान e का क्या हो गया, दोगुना हो गया यहाँ पर, ठीक है। या फिर 3e पा सकता है, या 4e पा सकता है, या 5e पा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में पाया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश की मात्रा, न्यूनतम मात्रा क्या होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करें, इतनी हो सकती है। या अगर ज़्यादा आवेश है तो सदैव वो इस फिक्स वैल्यू ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, या तो 1 गुना, या 2 गुना, या 3 गुना, या 4 गुना, या 10 गुना, या 20 गुना, या 1000 गुना, इस तरीके से होगा। तो इसी गुण को कहते हैं, आवेश के इस गुण को ही कह सकते हैं कि भाई हमेशा क्या पाएगा, इस ई जो फिक्स वैल्यू है, इसका मान जो है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसका हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, इसके सदैव पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि Q बराबर 2.3e। इसका 2.3 का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा, और यानी 2 गुने से ज़्यादा और 3 गुने से कम, यानी कि बीच में आ गया। 2 गुना और 3 गुने के बीच की कंडीशन है एक तरीके से, है ना, बीच में कहीं आएगा 2.3, 2 से ज़्यादा 3 से कम। तो कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता, आवेश कभी इस तरीके से नहीं पाया जा सकता किसी वस्तु पर, ठीक है। या तो 2 गुना ही होगा या सीधे 3 गुना होगा, तो 2.3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कैसे होगा आवेश का मान, कैसे नहीं हो सकता है, जैसे कि 7/2, 7/2e। 7/2e का मतलब क्या है, 7/2e का मतलब सीधा सीधा क्या होगा, 7 का आधा, यानी 3.5e। इसका मतलब भी क्या हुआ, 3 गुने से ज़्यादा 4 गुने से कम, यानी 3 और 4 के बीच का हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, या तो सीधे 3 गुना होगा आवेश, या सीधे होगा 4 गुना। ई का या तो 3 गुना ही होगा, या सीधे 4 गुना होगा। 3.5 बीच की कंडीशन कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यही है एक तरीके से आवेश का क्वांटीकरण। इसी गुण को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, कि भाई आवेश सदैव क्या होता है, एक फिक्स मान ई का पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है कभी भी, ठीक है, पॉइंटों में या अंडर रूट के अंदर। ऐसा भी नहीं हो सकता कभी अंडर रूट के अंदर आ जाए, जैसे Q बराबर कितना है, √3e पा जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि √3 का मान ऑलरेडी कितना होता है, 1.732। तो पॉइंटों में नहीं हो सकता, इसका मतलब अंडर रूट में नहीं हो सकता, पॉइंटों में नहीं हो सकता, ठीक है, और अपॉन फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे आप, 4/2, अरे ये तो 2 ही हो गया, 2e। तो ऐसा पॉसिबल है, 4/2 पॉसिबल है, क्योंकि 4/2 को सॉल्व करके 2 आएगा, ठीक है। तो कभी आप कहने लगे सर इस तरीके से तो हो सकता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2e हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब इस तरीके से इस फॉर्म में कभी आवेश नहीं पाया जा सकता, और इस गुण को ही कह सकते हैं हम, इस गुण को ही कहते हैं हम हमेशा आवेश का क्वांटीकरण। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। देखिए कभी आप दुकानदार के पास गए, ठीक है, तो दुकानदार के पास जाएंगे आप, तो दुकानदार से क्या कहेंगे, जी हमें सामान दे दीजिए। तो दुकानदार ने सामान दिया, तो या अगर सपोज कीजिए दुकानदार ने आपको दे दिया 22.5 रुपये का, 22.5 रुपये का सामान दे दिया, ठीक है। तो क्या आप उसको 22.5 रुपये देंगे, नहीं दे सकते। या तो आप सीधे 22 रुपये देंगे, या फिर आपको उसे 23 रुपये देंगे, ठीक है। या तो आधा यानी कि 50 पैसे दुकानदार छोड़ेगा, या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 22.5 रुपये तो आप दे ही नहीं सकते उसको, या तो सीधे 22 रुपये पे करेंगे, या 23 रुपये पे करेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा जो पैसे, जो रुपये की जो सबसे छोटी जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो कितना है, 1 रुपया। कितना, 1 रुपया, 1 रुपया है सबसे छोटा जो मान है हमारे पास रुपये का, वो कितना है, 1 रुपया। पैसे की जो कीमत है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है रुपया की, वो क्या है हमारे यहाँ पर, 1 रुपया है, ठीक है। तो 50 पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो 1 रुपया। और जब भी अगर कभी भी आप दुकानदार को रुपये पे करेंगे टोटल, तो हमेशा क्या होगा, 1 रुपये का पूर्ण गुणज के रूप में, यानी कि 100 रुपये, तो 1 का 100 गुना हो गया। या आप सीधे देंगे 200 रुपये, 300 रुपये, ठीक है, या 20 रुपये, 50 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये, सपोज करो 22.5 रुपये है ये, ठीक है। तो इसका मतलब या तो 1 रुपये का 22 गुना पे करेंगे आप, यानी 22 रुपये, ठीक है। 22 रुपये का मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा समझो, 22 रुपये का मतलब है 22 गुणा 1 रुपया, यही तो होगा। 22 रुपये का मतलब 22 गुणा 1 रुपया। 23 रुपये का मतलब होगा 23 गुणा 1 रुपया, यही होगा ना। तो यानी कि 1 रुपया जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास,
₹1 कम से कम स्मॉलेस्ट वैल्यू है, या तो ₹1 का 22 गुना पे करेंगे आप, या ₹1 का 23 गुना पे करेंगे सीधा, ठीक है। 22.5 का कोई मतलब नहीं, अठन्नी यानी 50 पैसे थोड़ा ना देंगे आप, क्योंकि है ही नहीं, हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये भी क्या है, रुपए का क्वांटीकरण है कि हमेशा एक सबसे छोटा मान कितना है, ₹1। तो कभी भी किसी को आप रुपए पे करेंगे तो हमेशा ₹1 जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है ₹1, ठीक है, उसका हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही पे करेंगे आप, ठीक है, ठीक है। दे सकते हैं आप कैश में, जब भी दोगे आप ₹1 के पूर्ण गुणज के रूप में ही दोगे। तो जिस तरीके से ₹1 सबसे छोटा मान होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा आवेश का मान कितना होता है, सबसे छोटा जो प्रकृति में पाया जा सकता है। आवेश का सबसे छोटा मान जो प्रकृति में पाया जा सकता है वो 1.6 कूलम, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रुपयों में ₹1 और इसी तरीके से आवेश में होता है ई, ठीक है, जिसका मान होता है इतना। तो आई थिंक अब आपको समझने में आसानी होगी कि क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो इस गुण को ही बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसको रुपये का क्वांटीकरण भी बोला जा सकता है। तो आम सामान्य बोलचाल की भाषा में मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की है। तो आवेश हो गया, आवेश का क्वांटीकरण हो गया। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो इससे आगे की जो वीडियो लेकर आएंगे हम लेक्चर नंबर 3 की, वो हम लेकर आएंगे कल, ठीक है, आपको कल मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको बेहतरीन वाली फिजिक्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पर टेंशन ना लें, बिल्कुल पूरा सिलेबस कराऊंगा। अभी थोड़ी स्पीड में कमी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सेटअप तैयार किया, उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया है मुझे, ठीक है। तो कल वीडियो नहीं आ पाई थी, ठीक है, तो आज काफ़ी टाइम बाद आपको वीडियो मिल रही है। तो अब आपको कंटिन्यू मिलती चली जाएंगी। मॉर्निंग के टाइम में सुबह ही सुबह कोशिश ये हुआ करेगी कि मॉर्निंग के टाइम पर सुबह सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए, या फिर शाम को 8 से 11 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। दो ही टाइम रहेंगे, या तो मॉर्निंग में सुबह ही सुबह आपको वीडियो मिलेगी, या फिर आपको वीडियो कहाँ मिलेगी, रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से आप किसी भी मेथड से आप वीडियो को देखते रहिए, बस लाइक शेयर करते रहिए, टेंशन ना लें, पूरी फिक्स कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा एक्टिव वाली बुक से, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।